नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत के प्रधानमंत्री मोदी चंद रोज बाद ग्लोबल लीडर के रूप में प्रोजेक्ट किए जाने लगेंगे। गोदी मीडिया बताने लग जाएगा कि सारी दुनिया में अगर कोई नेता है तो नरेंद्र मोदी हैं। किस मामले में दुनिया ने उनकी बात मानी है, उन्होंने क्या सुझाया है, बस इसका विवरण नहीं दिया जाएगा। जैसे G20 की एक बैठक बनारस में हुई, वहां विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कह दिया और 13 जून को छप भी गया कि परिदृश्य बदला है। भारत जैसा देश और नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं तो उसे दुनिया में बहुत ध्यान से सुना जाता है। अमर उजाला ने इस हेडलाइन के साथ छापा कि दुनिया के कई देश मानते हैं कि भारत के नेतृत्व में उनका हित सुरक्षित है। अब इस लेवल के प्रधानमंत्री मोदी, जिनकी बात दुनिया ध्यान से सुन रही है, मन की बात की तरह, वो प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी लद्दाख के गलवान को लेकर क्या बोल रहे हैं? क्या आपने ध्यान से सुना कि दुनिया के नेताओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी गलवान का नाम लेकर कुछ बोल रहे हो और दुनिया ध्यान से सुन रही हो? आज 15 जून है। आज ही के दिन 2020 के साल में गलवान घाटी में चीन ने आक्रमण किया। क्या भारत ने इसे आधिकारिक रूप से आक्रमण का नाम भी दिया है, घुसपैठ कहा है या क्या कहा है? हमारे 20 जवान और अफसर शहीद हुए। आज क्यों नहीं सरकार का कोई मंत्री इन शहीदों के घर गया, फोटो ट्वीट किया? हम आज के वीडियो में गलवान पर बात करेंगे। आप रवीश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ज्वाइन भी कीजिए और सब्सक्राइब भी, लेकिन वीडियो पूरा देखा कीजिए। 15 जून 2020 को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी की घटना की आधिकारिक खबर आई थी और 3 जुलाई को प्रधानमंत्री लद्दाख गए। मीडिया ने उसे सरप्राइज विजिट बताया। तब तो आप होश में नहीं थे, लेकिन अब जाकर उनके उस समय के भाषण को सुन लीजिए। पूरा भाषण उन्होंने पराक्रम की स्कूली स्तर की व्याख्या और जवानों के प्रणाम से खत्म कर दिया। प्रणाम करने में बुराई नहीं है, लेकिन ऐसे वक्त में 10वीं क्लास के ललित निबंध की तरह भाषण देना भी सही नहीं। प्रधानमंत्री जवानों, उनकी माताओं को प्रणाम करने लग गए। प्रणाम की जगह इतनी बार चीन का नाम अगर ले लेते तो देश याद रखता कि प्रधानमंत्री ने कम से कम चीन का नाम लिया, उसकी बदमाशियों को दुनिया के सामने और देश के सामने उजागर किया। पूर्वी लद्दाख का भाषण भी राजनीतिक चतुराई से भरा हुआ था। चीन के अलावा सब था, चीन ही नहीं था। जब मैं दो माताओं का स्मरण करता हूं, पहली हम सभी की भारत माता और दूसरी वे वीर माताएं, जिन्होंने आप जैसे पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया है। मैं उन दो माताओं का स्मरण करता हूं। गलवान की घटना पर इस वीडियो को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि क्यों प्रधानमंत्री टकराव के हालात में चुप हो जाते हैं और बोलते हैं तो मूल बात को छोड़ दाएं बाएं से अपनी साइकिल निकाल ले जाते हैं। उनके भाषणों में सारा जोर इस पर रहता है कि ट्रैफिक जाम की स्थिति में बस और कार के बीच से अपनी साइकिल कैसे निकाल लें। वही उन्होंने लद्दाख के दौरे पर किया। इस समय मणिपुर के हालात को लेकर उनकी चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। गलवान की आधिकारिक खबर 16 जून 2020 को आई थी कि 15 जून को कुछ हुआ है, लेकिन उस आधिकारिक खबर ने और भी सवालों को पैदा कर दिया। बल्कि इसके 1 महीना पहले से पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर गलवान के आसपास तनाव की बात लिखने लगे थे। अजय शुक्ला को गद्दार कहा जाने लगा, मगर उन्होंने 23 मई 2020 को ही बिजनेस स्टैंडर्ड और अपने ब्लॉग ब्रॉड्सवर्ड में लिख दिया कि भारत का इलाका विदेशी सेना के हाथ में चला गया है और यह 1999 में कारगिल में घुसपैठ के बाद पहली बार हुआ है। अजय शुक्ला ने तो यहां तक लिख दिया कि अप्रैल 2020 के तीसरे हफ्ते से 5000 चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में घुस आए हैं। 26 मई 2020 को अजय शुक्ला ने लिखा कि चीन ने गलवान घाटी पर दावा कर दिया है। इसके बाद 30 मई, 1 जून, 3 जून, 5 जून 2020 को बिजनेस स्टैंडर्ड और अपने ब्लॉग पर वे लिखते रहे, मगर इस वक्त तक सरकार ने देश को कुछ नहीं बताया। सरकार के इनकार की खबरों के बीच अजय शुक्ला का बिजनेस स्टैंडर्ड और द वायर में लिखना जारी रहा। पहली बार 16 जून को सेना ने जब ट्वीट किया कि 3 जवान मारे गए हैं, तब भी अजय शुक्ला ने ट्वीट किया कि संख्या इससे ज्यादा है, 20 से अधिक है। इतनी सटीक जानकारी के साथ अजय शुक्ला लिख रहे थे।
आज से 20 साल बाद आप सोचिए, क्या किसी गोदी एंकर या पत्रकार को इस तरह से याद कर पाएंगे? उन्होंने पत्रकारिता को गोबर में मिला दिया है मोदी मोदी करने के चक्कर में। इसलिए आप जब भी पत्रकारिता की बात करेंगे तो आपको अजय शुक्ला के जैसों का ही उदाहरण खोजना पड़ेगा। मई के महीने में गलवान घाटी को लेकर बोलने वाले कुछ और पत्रकार थे। उनके लिए आसान नहीं था। कोई गद्दार कह रहा था, कोई कुछ और, जबकि वे अपने पेशे और देश के प्रति सच्ची वफादारी निभा रहे थे। बता रहे थे कि चीन घुस आया है, ये छिपाने और इससे छुपने की खबर नहीं है। इन्हीं में से एक हैं सुशांत सिंह, जो आज भी गलवान के 3 साल होने पर बेधड़क ट्वीट करते रहे और याद दिलाते रहे। जो लद्दाख में भारत और चीन के बीच में जो समस्या हुई बॉर्डर पर, वो पहली बार लोगों को जानकारी हुई उसको मई 2020 की शुरुआत में। और जब ये खबरें बाहर आनी शुरू हुई कि लद्दाख में, चाहे वो गलवान में हो, चाहे वो पैंगोंग त्सो लेक के ऊपर हो, भारत और चीनी सैनिक आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे की मार पिटाई कर रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं, तो काफ़ी लोगों ने ये कहने की कोशिश की, काफ़ी पत्रकारों ने, काफ़ी कमेंटेटर्स ने, काफ़ी जो सरकार के साथ लोग हैं, उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि या तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, या अगर हुआ भी है तो वो बहुत ही मामूली बात है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। जब मेरे जैसे कुछ पत्रकारों ने और कुछ और लोगों ने इस पर रिपोर्टिंग की कोशिश की, तो लोगों ने कहा कि ये सब रिपोर्ट्स गलत हैं और चीन ने भारत की किसी भी जमीन पर कब्जा नहीं किया हुआ है। ये बात फाइनली सामने आई जून में, जबकि 20 भारतीय सैनिक मारे गए गलवान में। उसके बाद इस बात को छुपाना सरकार के लिए बिल्कुल नामुमकिन था, बहुत ही मुश्किल था। पर उससे पहले जो हुआ, जो कुछ पत्रकार सच्ची बात बोल रहे थे, चाहे वो अजय शुक्ला हों, चाहे वो सुहासिनी हैदर हों, चाहे वो जनरल पनाग हों अपने कॉलम्स में, उन पर बहुत बुरी तरह से हमले किए गए सरकार के समर्थकों के द्वारा। 2020 का पूरा मई गुजर गया कहते कहते कि अप्रैल से ही चीन की सेना घुस आई है। सरकार ने यह बात देश से क्यों छुपाई, और छुपाई तो क्या कर लिया? क्या सरकार केवल इसी रणनीति पर काम कर रही थी कि खबर देश की जनता तक ना पहुंचे? अगर वो चुपचाप पर्दे के पीछे रहकर चीन को रोकने में लगी थी तो क्यों नहीं उसे वहां से पीछे धकेल पाई? राहुल गांधी ने तो 29 मई 2020 को ट्वीट किया था कि सरकार चुप है, इसलिए अटकलें बढ़ रही हैं। सरकार को वस्तु स्थिति के बारे में बताना चाहिए। राहुल पर बीजेपी ने हमला शुरू कर दिया। उस हमले का अंदाज बीजेपी के प्रचार के अनुरूप ही था कि राहुल तो पप्पू हैं, उन्हें क्या पता। कुल मिलाकर सरकार सीमा पर बढ़ते तनाव की खबरों से अनजान नजर आती रही, मगर राहुल गांधी एक बार फिर से इस मामले में सही साबित हुए और लगातार ट्वीट करते रहे। 3 जून 2020 को टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर का लिंक ट्वीट कर देते हैं कि क्या भारत की सीमा में चीन के जवान घुस आए हैं। 5 जून 2020 को राहुल तीसरी बार ट्वीट करते हैं कि सभी देशभक्त लेफ्टिनेंट पनाग का लेख पढ़ लें। 9 जून 2020 को राहुल गांधी फिर से रिस्क लेते हैं और कहते हैं कि क्या रक्षा मंत्री बताएंगे कि लद्दाख में चीन ने कब्जा किया है। और 10 जून को राहुल गांधी देश की गोबर एंड गोदी मीडिया पर हमला बोलते हैं और अजय शुक्ला के ट्वीट को रीट्वीट करते हैं कि मीडिया डरा हुआ है लेकिन सत्य छिपाया जा रहा है। मगर यह हमारी सेना के अफसरों और जवानों की रगों में सच्चाई दौड़ती है, उन्हें पता है कि क्या हो रहा है। बीजेपी की एक ही लाइन थी। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद राहुल गांधी को सिखा रहे थे कि क्या बोलना है। उस वक्त वे कानून मंत्री थे, कब बोलना है यह सिखा रहे थे। संबित पात्रा का ट्वीट आया कि राहुल ने सेना का अपमान कर दिया है। संबित सेना के पूर्व अफसरों का पत्र ट्वीट करने लग गए जिन्होंने राहुल गांधी की आलोचना कर दी। ये वो अफसर हैं जो सेना के अपमान का राग सरकार को बचाने के लिए ही अलापते हैं, तभी ये सामने आते हैं। जबकि इनसे अलग लेफ्टिनेंट जनरल पनाग के लेख से साफ था कि गलवान में जो हो रहा है राहुल का सवाल सही लगता है। तो इस तरह हमारे आज के इस लंबे वीडियो में आप देखते चलिए कि गलवान में क्या और कैसे हो रहा था। उस वक्त कोई इस टाइप के बयान भी नहीं दे रहा था और ना आज देता है कि चीन को घुसकर मारेंगे या कड़ी कार्रवाई करेंगे। चीन से सारा गुस्सा हम दिवाली की फुलझड़ियों पर ही निकाल लेते हैं। उस समय तो चीन के ऐप को बंद करने को भी कड़ी कार्रवाई के रूप में लिखा जा रहा था। गलवान का जवाब टिकटॉक बैन करके दिया जा रहा था। अब तो चीन के साथ व्यापार काफी बढ़ गया है, इस पर बात करो। इस व्यापार में चीन का ही पलड़ा भारी है और भारत को घाटा है। 16 जून 2020 को पहली बार दोपहर करीब 1 बजे खबर आती है कि गलवान घाटी में चीनी फौजियों के साथ हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना
एक कमांडिंग अफसर और 2 जवानों की मौत हो गई है। यानी घुसपैठ की जो बात मई के महीने से कही जा रही थी वो सच साबित हो जाती है। फिर कुछ देर बाद सूत्रों के हवाले से खबर आती है और तब जाकर पहली बार जिक्र होता है कि इस आमना सामना में चीन के भी 3-4 जवान मारे गए हैं। इसके बाद कई घंटे तक चुप्पी पसर जाती है। सूत्रों के हवाले से कभी 10 तो कभी 20 भारतीय जवानों की मौत की खबर आने लग जाती है। आखिर 16 जून की रात 10:20 पर सेना का बयान आता है। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, क्योंकि बयान अंग्रेजी में आया था। भारत और चीन की सेनाएं गलवान में पीछे हटी हैं, जहां पर इससे पहले 15-16 जून 2020 की रात उनके बीच झड़प हो गई थी। स्टैंड ऑफ के ऊंचाई वाले इलाके में 0 से नीचे तापमान था जब अपना फर्ज निभाते हुए 17 भारतीय जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके दम तोड़ने के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई। भारतीय सेना राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस बयान में सेना ने अंग्रेजी के किल्ड शब्द का इस्तेमाल किया, मार्टर का नहीं, जिसे हिंदी में शहीद कहते हैं। और इसी बयान में पहली बार सेना मानती है कि उसके 20 जवानों की मौत हुई। 16 जून को सेना का बयान 2 बार आया था। दूसरे बयान में सेना मानती है कि मरने वाले जवानों की संख्या 3 से 20 हो गई, लेकिन उस बयान में किसी का नाम नहीं बताया गया। अगले दिन यानी 17 जून की दोपहर 4 बजे तक किसी का नाम नहीं बताया जाता है। हालत यह हो गई कि एक जवान के शहीद होने की खबर उसके घर पहुंच गई। सारे अधिकारी पहुंच गए। फिर वह जवान उस घर में फोन करता है कि वह तो जिंदा है। छपरा के सुनील कुमार के नाम से गूगल में सर्च कर लीजिएगा। कर्नल बी संतोष बाबू के बारे में भी सर्च कर लीजिएगा। गलवान को लेकर आज भी वही सवाल हैं। प्रधानमंत्री ने इस घटना पर देश से खुलकर बात क्यों नहीं की? क्यों गलवान की घटना को, वहां बन रहे तनाव को 2 महीने तक छुपाया गया? देश की कीमत पर किसकी छवि को बचाए रखने के लिए ऐसा किया जा रहा था? 1962 में जब भारत और चीन के बीच में युद्ध चल रहा था सीमा पर, उस वक्त हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में डिबेट हुई उस युद्ध के ऊपर, और उस डिबेट में पर्सनली आंसर किए सवाल उस वक्त के भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। 2 दिन तक वो डिबेट चली। उसमें हर तरह के सवाल हुए, सेना के ऊपर, युद्ध के ऊपर, स्थिति के ऊपर। भारत की सेना की स्थिति उस वक्त बहुत अच्छी नहीं थी। भारत युद्ध में बहुत अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहा था, पर फिर भी वो सब हुआ। और ख़ास बात यह है कि उस पार्लियामेंट सेशन की डिमांड भारतीय जनसंघ की तरफ से आई थी, जिसमें से एक प्रमुख डिमांड जो थी वो उस वक्त के राज्यसभा MP अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि फर्स्ट टर्म MP थे, उन्होंने की थी। भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री ने सारे सवालों का जवाब दिया, खुलकर जवाब दिया, पीछे नहीं हटे। जबकि इस बार 2020 से अभी तक एक भी सवाल इस चीज़ के ऊपर, जो भारत और चीन की सीमा के ऊपर चल रहा है, उसके ऊपर वो कोई भी सवाल एक्सेप्ट ही नहीं किया है पार्लियामेंट में। हर सवाल को भारतीय सरकार ने, मोदी सरकार ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। कोई सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, कोई डिबेट नहीं हुई है। प्रधानमंत्री वैसे भी पार्लियामेंट में किसी सवाल का जवाब नहीं देते हैं, डिबेट में वो सिर्फ एक तरफा भाषण देते हैं। यहाँ तक कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, जिसमें कि सवाल डिस्कस होते हैं इन कैमरा, जो कि पब्लिक में नहीं होती है, उस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भी गलवान या लद्दाख या चीन भारत से जुड़े मुद्दों पर पिछले 3 साल के दौरान कोई भी चर्चा नहीं हुई है। गलवान की घटना 15 जून को हुई। उसके 36 घंटे बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट आता है कि देश की रक्षा में जवान कुर्बान हुए हैं। किस देश से लड़ते हुए कुर्बान हुए थे? हमारे देश के रक्षा मंत्री ने भी उस देश का नाम नहीं लिया। देश जान ही नहीं सका कि हमारे जवानों ने किससे मुकाबला किया। बस यही जाना कि शहीद हुए हैं, कुर्बान हुए हैं। 17 जून की दोपहर 3 बजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे। इस बैठक में पहली बार वे गलवान की जानकारी देते हैं और जवानों को नमन करते हैं, मगर चीन का नाम तक नहीं लेते। बैठक रद्द नहीं की जाती, बल्कि सामान्य तरीके से चलती रहती है। जबकि इस वक्त तक खबर आ गई थी कि सेना का एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए हैं। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। प्रधानमंत्री 2 दिन बाद 19 जून की शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं। इस समय तक राहुल गांधी ने फिर से बोलना शुरू कर दिया था।
इस चुप्पी के खिलाफ राहुल सवाल करने लगे थे कि सरकार का मंत्री या प्रधानमंत्री कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने तो यह भी कह दिया कि पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, आप बाहर आकर बोलिए, सच्चाई बताइए, डरिए मत। राहुल के इस बयान पर रविशंकर प्रसाद लेक्चर देने आ गए कि उन्हें बोलने की समझ होनी चाहिए कि कब और क्या बोलना है। आप कहां? 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। क्या आज बीजेपी ने इस घटना पर, हमारे जवानों की बहादुरी पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? किसी मंत्री ने ट्वीट किया? बताइए। एक मंत्री का बयान है, आप सुन लेंगे और इसे याद रखेंगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि क्यों 2 महीने तक सरकार और गोदी मीडिया चुप हो गया था। इसी साल यानी 21 फरवरी 2023 को एएनआई की स्मिता प्रकाश से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन बड़ी अर्थव्यवस्था है, मुझे क्या करना चाहिए? एक छोटी अर्थव्यवस्था के रूप में क्या मैं बड़ी अर्थव्यवस्था से युद्ध मोल ले लूं? यह प्रतिक्रिया या जवाब का सवाल नहीं है, यह तो कॉमन सेंस का सवाल है। वाह विदेश मंत्री जी, जब विदेश मंत्री की यही सोच है तो फिर क्या पूछना कि सरकार चुप क्यों है। कोई भी खुददार देश अपनी कमजोरी को इस तरह से स्वीकार नहीं करता है। जयशंकर का यह बयान काफी था कि प्रधानमंत्री इसी बात पर उनका इस्तीफा ले लेते और कैबिनेट से बाहर कर देते। विपक्ष को भी बोलने का मौका मिल गया कि जयशंकर ने भारतीय सेना का अपमान किया है और प्रधानमंत्री मोदी की 56 इंच वाली मर्दाना पॉलिटिक्स का भी सत्यानाश कर दिया है। जब भी जयशंकर इस तरह पूजे जाते हैं जैसे भारत को बहुत भाग्य से ऐसा विदेश मंत्री मिला है, आप छोटी अर्थव्यवस्था बनाम बड़ी अर्थव्यवस्था वाले उनके इस बयान को अपने सामने रख लीजिएगा। जयशंकर ने वैसे चीन की विस्तारवादी नीतियों को लेकर बयान दिए हैं, यह कहना पड़ेगा, मगर वो काफी नहीं है। 2020 के साल में चीन गलवान की घाटी पर दावा करने लगा था, भारतीय सेना पर आरोप लगाने लगा था। मुमकिन है चीन ने भारत को धोखा दिया हो, लेकिन मोदी सरकार ने उस धोखे को कभी खुलकर आक्रामक तरीके से जनता के बीच नहीं रखा, बल्कि 15 जून 2020 को गलवान घाटी में झड़प होती है, उसके पहले 10 जून तक भारत का विदेश मंत्रालय कहता रहा कि चीन से बातचीत हो रही है, सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है, दोनों पक्ष तनाव को हल्का करने के लिए कदम उठा रहे हैं। इसके 6 दिन के भीतर तनाव और झड़प की खबर आ गई। बहुत सारी बातें हम एक वीडियो में नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर आपको चीन के बरक्स मोदी सरकार को समझना हो तो इस घटना से जुड़ी खबरों को निकालकर पढ़ लीजिए। कम से कम टेलीग्राफ में 13 जून 2020 को छपी संकर्षण ठाकुर की यह खबर पढ़ लीजिए। ध्यान रखिएगा, 15 जून से पहले की यह खबरें हैं। संकर्षण ने विस्तार से लिखा है कि टेलीग्राफ को सूत्रों ने बताया है कि किस तरह से खुफिया विभाग ने 19 अप्रैल 2020 को ही चेतावनी जारी कर दी थी। 8 मई को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोवाल ने चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बात की और यथास्थिति बनाए रखने की बात हुई। इसके 10 दिन बाद और खुफिया विभाग की जानकारी के 1 महीने बाद प्रधानमंत्री कार्यालय के स्टडी ग्रुप की इस मसले पर बैठक हुई थी। भारत नहीं मान रहा था कि चीन भारतीय इलाके में 8 किलोमीटर अंदर आ गया है और इस खबर के छपने के कुछ दिनों बाद 15 जून 2020 को झड़प की खबर आ जाती है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जो डॉक्यूमेंट्री बन रही है, उसमें एक डॉक्यूमेंट्री यह भी जुड़ जाए कि गलवान घाटी को लेकर सरकारी झूठ क्या है। पत्रकार सुशांत सिंह ने उस वक्त इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था कि चीन के साथ 2017 में भी भयंकर तनाव हुआ, जब डोकलाम के पठारों पर चीन सड़क बनाने लग गया। वो तनाव भी किसी युद्ध के हालात से कम नहीं था। इसके बाद भारत और चीन के बीच कई दौर की बातचीत हुई है। बहुत सारी खबरें आई हैं कई छोर से कि चीन ने सीमा क्षेत्र में क्या क्या किया है, भारत को किस तरह से चिढ़ाने की कोशिश की है। चीन हमारी सीमा में है या नहीं, यथास्थिति बहाल हुई है या नहीं, हम नहीं जानते। 18 दौर की बातचीत तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच हो चुकी है। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स WMCC की 27 बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों का क्या नतीजा निकला है हम नहीं जानते।
पत्रकार सुशांत सिंह यही सवाल पूछ रहे हैं कि चीन हमारी सीमा में है या नहीं। यथास्थिति यानी 15 जून के पहले जो यथास्थिति थी वो बहाल हुई है या नहीं। पिछले 3 साल के दौरान ऐसा हुआ है कि भारत और चीन दोनों की तरफ से तकरीबन 50 से 60 हज़ार सैनिक ऊपर भेजे गए हैं, आगे एक दूसरे की तरफ भेजे गए हैं। ये सैनिक लद्दाख में हैं और भारतीय सेना ने पूरी चीन सीमा पर, चाहे वो उत्तराखंड में हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में हो, चाहे वो सिक्किम में हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में हो, अपने सैनिकों को आगे भेजा है। जैसा कि भारत के सेना अध्यक्ष ने कई बार कहा है, ये जो डिप्लॉयमेंट है ये पूरी तरह से डिफेंसिव डिप्लॉयमेंट है। इस डिप्लॉयमेंट का अर्थ ये है कि भारत नहीं चाहता कि चीन आकर और हमारी जमीन पर कब्जा करे या उसको रोके। उसके अलावा भारत और चीन के बीच 18 राउंड्स की बातचीत हुई है। इन 18 राउंड्स की बातचीत के बावजूद भारत अभी भी 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट लद्दाख में जो हैं वहां पर नहीं जा पा रहा है। इसके 2 कारण हैं। एक तो डेप्सांग और डेमचौक, इन 2 जगह पर कोई भी डिसएंगेजमेंट नहीं हुई है। चीन की फौज आगे आ गई थी और उन्होंने आगे आने के बाद भारतीय सेना की पेट्रोल्स को पूरी तरह से ब्लॉक किया हुआ है। इन पेट्रोल्स को ब्लॉक करने की वजह से भारत डेप्सांग और डेमचौक में नहीं जा पा रहा है। चीन ने इस मुद्दे पर ढंग से बात करने से भी मना कर दिया है और जो दोनों तरफ के सैनिक हैं वो एक दूसरे के सामने डटे हुए हैं। कुछ और जगह पर जैसे गलवान है, जैसे पेंगोंग सो लेक है, जैसे कैलाश रेंज है, जैसे PP-15 है, गोगरा हॉट स्प्रिंग है, इन जगह पर डिसएंगेजमेंट हुआ है। आज कुछ भाजपा नेताओं की तरफ से भी गलवान के सिपाहियों के लिए श्रद्धांजलि के संदेश आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है कि गलवान वादी में बलिदान देने वाले बहादुर सिपाहियों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका साहस, बहादुरी और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद के ट्विटर हैंडल पर कोई ट्वीट नहीं मिला। यूक्रेन युद्ध से जो छात्र बचाकर लाए गए, उनकी पढ़ाई, डिग्री की केंद्र सरकार ने कितनी चिंता की आप जानते हैं। उनके माँ बाप को रामलीला मैदान में आकर प्रदर्शन करना पड़ा। उनका जीवन अधर में लटका हुआ है, मगर उनके नाम पर आज भी प्रोपेगेंडा चल रहा है। ऑपरेशन गंगा के नाम पर हिस्ट्री TV 18 ने एक डॉक्यूमेंट्री तक बना दी है जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर विदेश मंत्री की बाइट है। इससे ज्यादा बहादुरी के किस्से तो भारतीय सेना के हैं। मोदी सरकार को उन जवानों के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री बनवानी चाहिए जिन्होंने गलवान में चीन का मुकाबला किया, और इस पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए चीन का नाम लेकर। ऑपरेशन गंगा में कौन सी बड़ी बात थी, आप भी बताइए। सरकार के मंत्री, बीजेपी के नेता झूठ बोलते रहे कि मोदी ने युद्ध रुकवा दिया, जबकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इसका खंडन करते रहे। तो वही मोदी सरकार गलवान से चीन को क्यों नहीं हटवा देती है? यूक्रेन युद्ध के समय चीन, ब्रिटेन, अमेरिका और कई देशों ने वहां से अपने नागरिकों को निकलवाया। मुझे नहीं लगता कि वहां इसे लेकर इतना बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ कि उनकी सरकार ने पुतिन को फोन करके युद्ध रुकवा दिया, अपने नागरिकों को बचा लिया। 2024 के चुनाव आते आते इस देश में 2 ही बातें अब होंगी, मंदिर की और समान आचार संहिता की। आप देखेंगे कि आपको इन 2 मुद्दों के सहारे किस तरह से भटकाया जाएगा। जितनी चर्चा इस पर होगी उतनी चर्चा गलवान पर नहीं होगी। गलवान घाटी हमारी है, कम से कम बीजेपी के नेता यही नारा लगाते हुए गलवान घाटी की तरफ मार्च कर जाएं तो पता चले कि उनकी प्राथमिकता में यह मुद्दा ऊपर है। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में ही बीजेपी मार्च निकाल ले। बीजेपी फिलहाल इतना ही कर दे कि जो 6,500 करोड़पति, भारतीय करोड़पति इस साल भारत छोड़कर जाने की तैयारी में हैं, उन्हें मोदी राज के भारत के भ्रमण पर ले जाएं और समझाएं कि वे भारत छोड़कर ना जाएं। भारत विश्वगुरु बन गया है। इन्हीं सब बोगस बातों में यह देश 10 साल से उलझा हुआ है। अमीर लोग अपना सामान पैक करने लगे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।